definition कि the number of electric field lines passing normally to the surface which is held inside the electric field. मतलब जिस सरफेस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं उससे कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली पास हो रही होती है, उसका मेजरमेंट हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स देता है, होता है? यस सर। अब अगर कोई चार्ज में इस सरफेस के अंदर रखता तो डेफिनेटली जितनी भी फील्ड लाइंस इस चार्ज से निकल रही है वो सिर्फ बाहर की ओर ही जा रही होती। बट अगर मैं यहां पर कोई चार्ज एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के बाहर रख देता तो आप देख सकते हो जितनी फील्ड लाइन इस चार्ज से इस सरफेस के अंदर एंटर कर रही है क्या उतनी ही फील्ड लाइन बाहर भी निकल रही होगी? यस सर। तो जितनी फील्ड एंटर कर रही है उतनी बाहर निकल रही है, तो जब हम इनका नेट सम करेंगे तो वो हमको 0 मिलता है। ओके सर। इसी चीज को हम मैथमेटिकली भी कर सकते हैं, बट उस पर हम क्वेश्चन में जब आएंगे तब मैं बताऊंगा कि एक साइड का फ्लक्स पॉजिटिव आता है, एक साइड का फ्लक्स नेगेटिव आता है, दोनों को ऐड करके 0 हो जाए। बट इतना उस कंसेप्ट पे ना जाना हो तो आप इतना समझ सकते हो कि जितने चार्जेस सरफेस के अंदर थे उनकी फील्ड तो सिर्फ बाहर ही जा रही है, बट जो चार्जेस बाहर रखे वो उनकी जितनी अंदर जा रही उतनी बाहर भी निकल रही, तो ओवरऑल इफेक्ट 0 निकल के आता है। मतलब उन्होंने पार्टिसिपेट तो किया बट उनका रिजल्टेंट क्या निकल के आ गया? 0। ओके सर। ऑलराइट, सो आई थिंक अच्छा हनी देखिए, मुझे हनी ने देख ली क्या वीडियो सब? सर आधा देखा है। आधा मतलब 1.6 में कुछ 3 to 4 या 4 to 5 पार्ट्स है। कितने पार्ट देख लिए? सर पहले 2 पार्ट देखे, उसके बाद थर्ड पार्ट बाद में देखना था तो फिर वो ऐप ओपन ही नहीं, मतलब हो ही नहीं रहा था, पता नहीं इसमें। ऑलराइट, सो जिसने भी सिग्निफिकेंस ऑफ गॉसेस लॉ फर्स्ट वाला पार्ट देख रखा है तो बेसिकली थ्योरी तो उसमें ही छुपी हुई है पूरी, उसके बाद के जो पार्ट है वहां से डेरिवेशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपका जो 1.6 का पहला हेडिंग है वो डेरिवेशन का ही है कि 1 2 3 4 ये चारों क्वेश्चन उस डेरिवेशन पर ही बेस्ड है। तो जिसने नहीं देखा वो प्लीज इस मीटिंग के बाद या जितनी जल्दी हो सके वो देख लेना, जितने भी डेरिवेशंस आपको वहां पे दिए गए हैं। और जिसने देखे होंगे उनको वहां पे कुछ समझ आया होगा, कुछ उसमें डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है। बाकी मैं आपके साथ अभी भी डिस्कस करवा देता हूँ कि 1 2 3 4 इनमें कौन सा डेरिवेशन आपको लिखना है और इसमें जो एडिशनल पार्ट जोड़ के दिया है उसका आंसर क्या होगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, चलो मैं रीड कर देता हूँ। स्टेट गॉसेस थ्योरम। अब कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मुझे गॉसेस थ्योरम तो पूछनी जरूरी है कि किस किस को गॉसेस थ्योरम का स्टेटमेंट याद हो गया। वो इतना इंपॉर्टेंट है कि बस पूछो मत कितना है। मिस्टर आर्यन पटेल, गॉसेस थ्योरम का स्टेटमेंट याद हो चुका है? नो सर। यार उसके आगे तो हम बढ़ ही नहीं सकते। किसको याद है प्लीज हैंड रेज कर सकता है? 1 2 3 4 5। अरे ध्रुविल हैंड रेज करना था, हाथ ही तूने कैमरे पे डाल दिया है। 6 to 7 स्टूडेंट्स मुझे दिख रहे हैं जिन्हें कॉन्फिडेंस है कि सर हमें आता है। तो बाकी तो लोग कॉन्फिडेंट ही नहीं है कि मुझे आता है गॉसेस थ्योरम। चलो मैं सानवी को ट्राई करने देता हूं। सानवी सबसे पहले मुझे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताओ गॉसेस थ्योरम का। सरफेस इंटीग्रल ऑफ E into E dot ds is equals to Q upon डॉट, आप ds भी लिख सकते हो dA भी लिख सकते हो, चलता है। ये मैंने लिख दिया, सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA इज इक्वल्स टू Q upon epsilon naught। यस, Q एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था और जिसने वीडियो देखा होगा आई थिंक मैंने उसको याद करने का तरीका भी वहां पे बताया है कि इसको याद कैसे करना है। इसको 2 पार्ट 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। सो सानवी, स्टेट गॉसेस लॉ या गॉसेस थ्योरम। The surface integral of the electric field intensity over any closed Gaussian surface
in free space is equals to 1 by epsilon naught times the net charge enclosed within that surface. परफेक्ट. सरफेस इंटीग्रल, ये इस वाले पार्ट को बोलते हैं हम सरफेस. डीए है ना, सरफेस एरिया होगा कहीं का. तो सरफेस इंटीग्रल, अब किसका इंटीग्रल हो रहा है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड का. तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. फिर जिसने वीडियो देखा होगा उसको पता होगा जब ये इंटीग्रेशन, आज तक साला इंटीग्रेशन ऐसा दिखता था. ये इंटीग्रेशन के ऊपर सर्कल बनाने का लॉजिक क्या होता है? Closed. यस, आज तक आप जो इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे वो ओपन सरफेस के लिए पढ़ते थे, जिसका इनिशियल पॉइंट होता था, फाइनल पॉइंट होता था, और आप इनिशियल से फाइनल उसको इंटीग्रेट कर देते थे. बट अगर आपको किसी क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेशन करना हो, जैसे स्फीयर हो गया, सिलेंडर हो गया, क्यूब हो गया, कोई भी कोई क्लोज सरफेस हो, तो उसको मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं कि इंटीग्रेशन के ऊपर इस टाइप का सर्कल बना दो, दैट इज योर क्लोज सरफेस इंटीग्रल. तो लेफ्ट हैंड साइड को हम रीड कैसे करेंगे? सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड गॉसियन सरफेस. अब क्योंकि गॉस लॉ की बात हो रही है तो यहाँ पे जो हाइपोथेटिकल इमेजिनरी सरफेस हम बनाते हैं वो सब क्लोज्ड होनी जरूरी है. तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू, अब सबसे इजी पार्ट है, 1 by epsilon naught times the charge enclosed within that surface. एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, फिर मैं पूछूंगा किसी से. सरफेस इंटीग्रल, अगर आपको ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिमाग में छप चुका है तो आपको स्ट्रेट करना इजी होगा. गॉस थ्योरम स्टेट्स दैट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू 1 by epsilon naught times the charge enclosed within that surface. Surface integral of electric field over a closed Gaussian surface is equal to 1 by epsilon naught times the charge enclosed within that surface. Easy? किसी को मेरे बताए हुए या बोले हुए स्टेटमेंट में डाउट है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज मैं पूछता हूं. जानवी बड़े दिनों बाद देखी है मुझे. जानवी ट्राई करेगी, मैं हेल्प कर दूंगा कहीं भी रॉन्ग होगा. The surface integral of electric field over the hypothetical closed Gaussian surface in free space is equals to 1 by epsilon naught times the charge enclosed within the surface. परफेक्ट परफेक्ट. देखो राइट हैंड साइड तो बड़ा इजी है, इसको पढ़ना तो बड़ा इजी होता है. आपको जितनी भी मेहनत करनी है वो इसके लिए करनी है, और वो भी 1-2 बार, 3 बार 4 बार बोलोगे रट्टा हो जाएगा. हर एग्जाम में आता है आप, और ऐसा नहीं होगा अलग से आएगा, किसी भी क्वेश्चन के साथ साला जुड़ के आ जाएगा. स्टेट गॉस थ्योरम एंड देन डेरिवेशन आएगा, स्टेट गॉस थ्योरम, कोई एप्लीकेशन बेस पूछ लेंगे. मतलब ये चीज ऐसी कहीं भी जोड़ के आ जाती है. अब इतनी इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ, मतलब समझ पा रहे हो मैं क्यों आपको याद करवाना चाहता हूँ. चलो एक आध किसी और से भी ट्राई कर सकते हैं. विधि ट्राई करेगी? हाँ सर. The surface integral of electric field intensity over any closed Gaussian surface is equal to 1 upon epsilon naught times the charge enclosed within that surface. परफेक्ट 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 बोल दिया. देव ठक्कर यस सर. बोल पाएगा? यस सर. बोल दे फिर. The surface integral of electric field intensity over any closed hypothetical surface in free space is equals to 1 by epsilon naught times the charge enclosed within that surface. परफेक्ट देव, वेरी गुड. मानवेंद्र से पूछ सकता हूं मैं लास्ट? मानवेंद्र बताएगा. The surface integral of electric field over any closed Gaussian surface in free space is equal to 1 upon epsilon naught into the net charge over that surface. परफेक्ट. याद करने के लिए आपको इसको देखना है, उधर के लिखे हुए स्टेटमेंट को नहीं देखना है किसी को भी. आपको अगर ये वाला पार्ट याद है कि इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर ये पढ़ना सीख लिया, सिर्फ इसी को तो पढ़ना सिखा रहा हूँ, सरफेस
इंटीग्रल किसका हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड विद इन दैट सरफेस। बहुत जगह आप ये एनक्लोज वर्ड लिखना भूल जाओगे, लीनियंट टीचर हुआ तो छोड़ भी देगा, स्ट्रिक्ट हुआ तो वो इस चीज के नंबर काट लेगा। और एनक्लोज लिखने का फायदा ये होगा कि जिसने 1.5 के लास्ट क्लास अटेंड किया था उसने कुछ न्यूमेरिकल्स और एप्लीकेशन बेस देखे होंगे, उनमें ये चार्ज एनक्लोज पे बड़ा हम फोकस करते थे कि किसी भी स्फीयर, किसी भी स्फेरिकल सरफेस के अंदर कितना चार्ज है वो मैटर करता है। तो वो आपको पॉइंट याद तब आएगा जब आप इसके पीछे ये एनक्लोज वर्ड लिख के चलोगे। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो मे बी आप भूल जाओगे ये क्यों एनक्लोज होता था। तो याद रखने का तरीका इधर हमेशा एनक्लोज लिखते चलो। अब फर्स्ट क्वेश्चन था स्टेट गॉसेस थ्योरम, फिर आया था अप्लाई दिस थ्योरम टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इनफाइनेटली लार्ज थिन प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो अभी किसी ने थोड़ी देर पहले पूछा था इसके लिए, तो लीना मैम ने उसको आंसर किया था। तो ये आपका कौन सा डेरिवेशन हुआ आपके नोट्स का, पॉइंट नंबर 3। अब आप वीडियो में जाके देखेंगे तो आपको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैम ने, तो आपको वहां से आइडिया लग जाएगा कि ये किस डेरिवेशन की बात हो रही है। चलो ये तो हमने डेरिवेशन उसमें से देख के सीख लेंगे। उसके बाद का आंसर मैं आपसे मांगूंगा, तो प्लीज ध्यान से सुनना। हाउ इज द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड इफ फर्स्ट शीट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, सेकंड नेगेटिवली चार्ज। फॉर पॉजिटिवली चार्ज का आंसर मुझे प्रियल से चाहिए, प्रियल पांचाल। प्रियल ने अभी तक सभी क्लासेस अटेंड की हैं? यस सर। ऑलराइट, क्योंकि मैं बहुत सारे स्टूडेंट से मिला नहीं हूं तो मुझे ये पूछना जरूरी है। पता लगा मैं पूछ रहा हूँ और आप आए आज हो, सो ठीक है, आपने बोला कि ये, तो मुझे बता सकते हो फर्स्ट का आंसर फॉर पॉजिटिवली चार्ज शीट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? रेडियली आउटवर्ड्स। यस, रेडियली आउटवर्ड्स। और सिमिलरली नेगेटिवली चार्ज हो तो रेडियली इनवर्ड्स। रेडियली इनवर्ड्स। बहुत सारे स्टूडेंट ये रेडियली वर्ड लिखना भूल जाते हैं। सर पॉजिटिव है तो आउटवर्ड, नेगेटिव है तो इनवर्ड। बात आपकी गलत नहीं है, बट जब आप रेडियली नहीं लिखते हो तो एक प्रॉब्लम होगी जो आपको चैप्टर 2 में आके पता लगेगी। आपको हमेशा रेडियली या नॉर्मल वर्ड यूज करना है। रेडियली और नॉर्मल दोनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं, किस एंगल पे निकलती है फील्ड चार्ज से? 90 डिग्री। 90 डिग्री पर। अब ये 90 डिग्री पे साला नहीं हुआ तो क्या हो सकता है, वो चैप्टर 2 में आपको पता लग जाएगा। इसलिए प्लीज रेडियली या नॉर्मल वर्ड यूज करना। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यूजिंग गॉस लॉ डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल ऑफ रेडियस r एट अ पॉइंट। 3 पॉइंट या 2 पॉइंट यहाँ पे आपको दिए हुए, इनसाइड एंड आउटसाइड द शेल। कौन सा डेरिवेशन होगा? आपके नोट्स का कौन सा डेरिवेशन की बात कर रहे हैं ये? फिफ्थ डेरिवेशन। पॉइंट नंबर 5। यस, 5th नंबर का डेरिवेशन है। आपको इसमें बताया गया होता है, जिसने वीडियो देखा होगा, कि एक शेल है जिसके ऊपर लेट से कुछ चार्जेस है, उसकी कुछ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। अब आपको इसकी 3 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को बोला जाता है। एक आता है पॉइंट इनसाइड द शेल, एक आता है ऑन दी शेल, और एक होता है आउटसाइड दी शेल। ये जिसने डेरिवेशन देखा होगा उसको पता होंगे ये 3 पॉइंट जो मैं बात कर रहा हूं। तो आपको एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालनी है अंदर, एक बार ऑन दी सरफेस निकालनी है, और एक बार आउटसाइड दी सरफेस निकाल रही है। इनसाइड दी शेल कितनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड? 0। जिसने प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को याद कर लिया है उसको ये पता होगा कि एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होती है। लास्ट टाइम मुझसे एक बार श्रेया ने पूछा भी था ये कि सर ऐसा होता क्यों होगा, तो मैंने उसको कहा था कि चैप्टर 2 तक रुक जा, तुझे पूरा आइडिया दे दूंगा कि ऐसा क्यों होता होगा। बट अभी आप याद रखना कि एक शेल के मतलब एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ऑन दी शेल और आउटसाइड दी शेल क्या फॉर्मूले डिराइव हुए थे? ऑन दी शेल हमने निकाला था, क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला? जिसने वीडियोस देखे डिराइव किया है वो तो बता सकता है।
KCQ upon R square. KCQ by R square. देखा देखा लग रहा है क्या? किसका फॉर्मूला होता था ये? Electric field intensity. Electric intensity due to point charge. परफेक्ट, पॉइंट चार्ज. आपने थर्ड सेशन में न्यूमेरिकल की है इस पर बेस. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज. तो यहाँ पे भी हम क्या अज्यूम करते हैं कि अगर ये पूरा का पूरा चार्ज इसकी सरफेस पे कॉन्सेंट्रेट ना हो, के हम अज्यूम कर ले कि ये कहां पर कॉन्सेंट्रेटेड है, इसके सेंटर पे. तो सेंटर से अगर r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो यहां से फॉर्मूला क्या बनेगा? KCQ बाय R स्क्वायर. अब एक पॉइंट आपने यूज किया बाहर वाला. बाहर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई? अरे बता दो. KCQ upon R square. सेम ही आई थी, KCQ. बस बाहर वाले का रेडियस अलग होगा तो हम उसको कैपिटल R स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर देते थे. क्लियर है? बट बहुत बार क्वेश्चन में आपको वो बोल देंगे कि इसके ऊपर चार्ज क्यों नहीं है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है. बात समझना. एक बार तो वो बोलेंगे कि एक स्फेरिकल शेल है जिसके ऊपर चार्ज क्यू प्रेजेंट है. बताओ आउटसाइड द स्फेरिकल शेल कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? तो आप क्यू के टर्म्स में आंसर लिया है. बट क्वेश्चन नंबर 4 देखो अपना. फोर्थ क्वेश्चन भी एग्जैक्टली यही है. यूजिंग गॉसेस लॉ derive an expression for the electric field intensity at any point outside a uniform charged thin spherical shell of radius r and charge density sigma. मतलब इन्होंने q चार्ज की बात नहीं की है, चार्ज डेंसिटी की बात की सिग्मा. मतलब मुझे मेरा फाइनल आंसर जो है वो सिग्मा के टर्म्स में लेके आना है. तो जिसने डेरिवेशन को समझा है वो देख सकता है डेरिवेशन में KCQ by R स्क्वायर के बाद उसको डिराइव किया है सिग्मा R स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल r स्क्वायर. दिख रहा है वो फॉर्मूला? ऐसा कुछ, सिग्मा R स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर. सेम ही फॉर्मूला है, सिर्फ इसको इस टर्म्स में लेके आ जाए. अच्छा, किसी को डाउट है इस फॉर्मूले को इस टर्म में कैसे लिखा? मैं प्रूव कर सकता हूं, मैं कर देता हूं जिसको ऐसा डाउट हो. KC का वैल्यू पता है क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. सुना है ऐसा? और सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज सिग्मा? सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिफाइन कैसे करते थे? चार्ज पर सरफेस एरिया, यूनिट चार्ज पर यूनिट एरिया ऐसे बोलते थे. तो एरिया हो जाएगा यहाँ पे क्या है? स्फेरिकल शेल है तो 4 पाई R स्क्वायर. और अगर हमने इस स्फेरिकल शेल का रेडियस R लिया है तो ये हो गया सिग्मा. तो व्हाट इज Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर. अब देख सकते हो मैंने KC की जगह पे ये रखा है, Q की जगह पे अब मैं देखो क्या रख सकता हूँ, ये सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर. क्या बच गया फॉर्मूले में? अब कैपिटल R स्क्वायर. मतलब मैंने इसी को रीराइट किया है. किसी को डाउट है मेरे इस एक्सप्रेशन में? नो. तो आप देख सकते हो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, क्या बचा? सिग्मा R स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर. मेरा R थोड़ा चेंज हो गया है, उन्होंने R अलग ले रखा है तो उनका ये पॉइंट बाहर वाला पॉइंट का डिस्टेंस स्मॉल r है और इस शेल का रेडियस कैपिटल R है, इसलिए मेरा R ऊपर नीचे हो गया है. बट समझ तो गए मेन चीज की क्या की है यहाँ पर? किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, बैठे मत रहना. किसी को नहीं है? अरविंद? नहीं सर. और मैं तो चेक कर रहा था है कि नहीं है. तू यहाँ पर मैं ऐसे दगा थोड़ी दे दूंगा आपको. हाँ, मतलब इतनी देर से आवाज नहीं है, मुझे लगा पता नहीं निकल नहीं गया हो चुपचाप. नहीं हूँ मैं. ऑलराइट ठीक है. अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, इसका ग्राफ भी आता है. प्लॉट अ ग्राफ showing the variation of electric field as a function of R greater than capital R and R smaller less than capital R.
ये ग्राफ भी आपको उस डायग्राम में बना के दिया, मतलब डेरिवेशन में दिया है 0.5 में, तो ये बाय डिफॉल्ट बनाना ही होता है। आपके पास टाइम बचा हो तो हमेशा इसको बना के आओ, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और ये ग्राफ का लॉजिक उसको पता होगा जिसने डेरिवेशन देखा है। अच्छा, डेरिवेशन देखने के बाद भी अगर लॉजिक क्लियर नहीं तो पूछ सकते हो कि सर डेरिवेशन देखा था, ग्राफ वहां पे बनाया, पर लॉजिक अभी भी क्लियर नहीं है, ऐसा क्यों बन रहा है। ग्राफ मिल गया सबको? फिगर 59, पेज नंबर 46, पॉइंट नंबर 5, एक बॉक्स पे 3 डायग्राम, 3 डायग्राम के नीचे 3rd डायग्राम कॉर्नर में, और इससे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। कहाँ पर है? दिख गया ना? कोई जवाब ही नहीं दे रहा। मुझे लगा ठीक है भाई, मैं बता देता हूँ एग्जैक्ट। हम वेक्टर्स के साथ डील करते हैं तो डायरेक्शंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पॉइंट क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग गॉसेस थ्योरम, ये पूरे डेरिवेशन पर ही बेस्ड है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने जैसे ही मुझे आते थे बोला कि सर हमने पीछे के वीडियो नहीं देखे, तो फिर मुझे लग गया कि ये डेरिवेशन तो अभी उनके देखने बाकी है, इसलिए मैं आइडिया दे रहा हूँ कि कौन सा कहाँ पर है। देखोगे तो आइडिया लग जाएगा। Using Gauss's theorem, deduce an expression for the electric field intensity at any point due to a thin, infinitely long wire of charge per unit length. Draw a graph to show the variation of E with perpendicular distance R from the line of charge. कौन सा derivation की बात हो रही है? Point number 2. Point number 2. और उस पॉइंट नंबर 2 में बोला जाता था कि ये एक बहुत इनफाइनेटली लॉन्ग चार्ज वायर है जिससे r डिस्टेंस पर आपको फील्ड निकालनी है। सो आप एक इमेजिनरी हाइपोथेटिकल बोल सकते हो गॉसियन सरफेस कंसीडर करते थे और r डिस्टेंस दूर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आते थे? 2 kc लैम्डा बाय r। ऐसा आता था क्या फॉर्मूला? अब जिसने किया उसको पता होगा, जिसने नहीं किया देख लो, आखिरी फॉर्मूला लिखा है मैंने। ये मैंने फॉर्मूला इसलिए लिखा क्योंकि आपको आखिर में कुछ और भी बनाने को बोला है। ड्रॉ अ ग्राफ टू शो द वेरिएशन ऑफ E वर्सेस R। क्या रिलेशनशिप है? E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। और इनवर्स के ग्राफ कैसे बनते हैं? क्या बोलते हैं इस शेप को? हाइपरबोला। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाइपरबोला, पैराबोला बोला क्या तू? गलती से। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बीच में हाँ, आ कट रही गई है। थी। अब आ रही है? हाँ, आ रही है। बीच में आपका कॉल कर देते। नेटवर्क पुअर है सर। पुअर नहीं है, लोग पुअर है, बीच में कॉल कर देते हैं। कॉल आते से सब कुछ बिगड़ जाता है। ठीक है, अब क्लियर है? हाँ सर। चलो तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने फर्स्ट पार्ट तो डिस्कस किया कि अगर आपको सिग्मा दिया हो चार्ज डेंसिटी तो आपको डेरिवेशन को कहां तक लेके जाना है। पर उसका दूसरा पार्ट है ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हेन चार्ज डेंसिटी ऑफ स्फीयर इज पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव स्फीयर होता तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करके बताओ। डायरेक्शन तो हमको पता है क्या होना चाहिए? रेडियली Yes. आउटवर्ड्स। रेडियली आउटवर्ड्स। इस तरीके से 90 डिग्री पे बाहर जाती हुई लाइंस आपको ड्रॉ करनी रहेगी। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं, आप अच्छे से कर सकते हो, बट देख रहे हो ना आपकी हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ उन्होंने जोड़ के दे दिया है। इसी को थोड़ा 5 नंबर का बनाना हो तो मैं स्टार्टिंग में गॉस लॉ भी डाल दूं, स्ट्रेट गॉस थ्योरम। 1 नंबर का गॉस थ्योरम हो जाएगा, 1 नंबर का ये हो जाएंगे, 3 नंबर का डेरिवेशन हो जाएगा, बन गया 5 मार्क का। ऐसे ही आते हैं बोर्ड एग्जाम में। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज की बनानी हो तो रेडियली इनवर्ट्स, तो अंदर जाते हुए आपको ड्रॉ करना रहेगा। पेंसिल का यूज करना जब होमवर्क में बना रहे हो। अब चलते थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस की ओर। ये तो डेरिवेशंस थे।
फिगर डायग्राम बेस्ड पार्ट है, पॉइंट नंबर 5, क्वेश्चन 5. A positive point charge Q is kept in the vicinity of an uncharged conducting plate. Sketch the electric field lines originating from the point onto the surface of the plate. यहाँ पर आपको एक प्लेट रख के दी गई है और यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज Q है. फील्ड लाइंस बनानी, कैसी बनाएंगे? ये पॉजिटिव चार्ज है. किसी ने कुछ देखा है इसके बारे में? फिगर 51. ये अगर पॉजिटिव है तो पोलराइजेशन की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएंगे? नेगेटिव. यस सर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किससे स्टार्ट होती है? ऑलवेज पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव में एंटर कर रही होती है. तो इस तरीके से ये डायग्राम बनेगा. और क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इस वक्त इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे बाहर की तरफ जा रही होगी. इस डायग्राम को अगर आपको देखना हो तो आप फिगर 51 देख सकते हैं, पेज नंबर 43 पर आपको बना के दिया गया है. इलेक्ट्रिक फील्ड बोल्ड में लिखा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज नियर एन अनचार्ज कंडक्टर कंडक्टिंग प्लेट. मिल गया सबको? ऐसा डायग्राम क्यों बना, उसमें किसी को डाउट है? ऑलराइट, चलते आगे. क्वेश्चन नंबर 6, एप्लीकेशन बेस्ड. 6th क्वेश्चन है. चलो यार मैं रीड कर करके थक गया हूं, रीड करवाया जाए. किससे करवाए? कौन मुझे दिख रहा है? अच्छा, सोहम रीड करेगा? मेरा पीडीएफ में, इसलिए मेरे पास अभी है नहीं, वो बंद कर दे वापस. अच्छा, पीडीएफ खुला ही नहीं है. ऑलराइट, तीर्थ रीड कर दे. क्वेश्चन नंबर 6. A spherical conducting shell of inner radius r1 and outer radius r2 has a charge q. A charge q is placed at the center of the shell. What is the surface charge density on the inner outer surface of the shell? Write the expression for the electric field at the point x greater than r2 from the center of the shell. क्या समझ आया? क्या निकालना है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये फाइंड करना जरूरी है, निकालना क्या है. किसी को नहीं पता लगा क्या निकालना है? Surface charge density at the inner surface and outer surface. सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब सिग्मा निकालना है. अब सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने. Q by S. चार्ज पर यूनिट एरिया. और अगर ये स्फेरिकल स्फीयर है तो एरिया की जगह क्या आ जाएगा? 4 पाई r². ये तो हमारा फॉर्मूला होता है. अब मुझे इस फॉर्मूले को सेट करना है मेरे दिए हुए क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली. क्वेश्चन में आपको बोला है कि इस स्फीयर के सेंटर पे एक चार्ज रखा है Q और सरफेस पे बाहर रखा है कैपिटल Q. सही लिखा है क्या मैंने? गलत हो तो बता देना. अब अगर ये खुद चार्ज पॉजिटिव है तो आपने इंडक्शन पढ़ रखा है, पोलराइजेशन, कि इस शेल के जितने भी नेगेटिव हो गए वो इस सरफेस पर खींचे चले आएंगे और पॉजिटिव रिपेल करके बाहर चले जाएंगे. अगर इसका मैग्नीट्यूड Q था तो इसने इक्वल एंड अपोजिट इंड्यूस कर दिया चार्ज नियर सरफेस पर. तो इस पे कितना आ गया? -Q. और बाहर कितना चला गया? +Q. इसमें डाउट है किसी को? वंश? नो सर. नो. निश? नो सर. अरे निश का मीनिंग क्या होता है? निश बस खत्म हो गया, मुझे लगा आधा नाम लिख रखा है. मैं भी ढूंढ रहा हूँ, अगर कुछ मिल जाएगा. ले चलो ढूंढ लो तो बता देना फिर. निश नया नाम मिला है. अच्छा, सही बात है. सो आपको फर्स्ट बोला. यस 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 सर, आई डिडंट गेट इट. नेम और क्वेश्चन. रोजा.
नहीं रोजत नहीं, मतलब उसका नाम नहीं समझ आया कि क्वेश्चन समझ नहीं आया? ये क्वेश्चन नहीं समझ आया। ऑलराइट रोजत, इसमें ऐसा दिया कि कंडक्टिंग स्फीयर है, एक स्फीयर जो मैंने आपको बना के दे दिया जो हॉलो है, मतलब ये वाला पार्ट तो उसका पूरा सॉलिड है जो मैं येलो से आपको दिखाने का ट्राई कर रहा हूं, और अंदर यहाँ पे ये हॉलो है। अब यहाँ पे उन्होंने रख दिया एक चार्ज क्यू और बाहर वाली सरफेस पे रखा हुआ है कैपिटल चार्ज क्यू। आपको बोला है कि अंदर वाली सरफेस का सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा निकालो, बाहर वाली सरफेस का सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा निकालो। ये पहला पार्ट है, अभी मैं उसकी बात कर रहा हूं। जो मैंने बोला उसमें कुछ डाउट है अभी तक रोजत? नो सर। नो। अब आपने 1.1 देखा हो तो वहां पे आपने पढ़ा था इंडक्शन, पोलराइजेशन, ऐसा वर्ड सुने थे? यस सर। तो अगर यहाँ पर एक चार्ज क्यू रखा है सेंटर पे, तो ये क्या करेगा, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इंड्यूस कर देगा इस स्पेस पर कंडक्टर के। तो ये पॉजिटिव था तो इस स्पेस पे आ गया नेगेटिव क्यू, और क्योंकि इस स्पेस पे नेगेटिव आ गए तो पॉजिटिव किधर जा चुके होंगे, इस तरफ, तो उधर क्या आ गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव। क्लियर है? यस सर। आवाज आई मेरी? हाँ। सॉरी हाँ, बीच बीच में कॉल आ जाते तो मुझे चली गई वापस, थोड़ी बहुत हो सकता है पतली बीच में आवाज एक आ बार रही। लैग हो जाए। तो रोजत कोई क्वेश्चन क्लियर है अभी तक जो मैंने कहा? यस सर। सर बट कैपिटल क्यू भी तो पॉजिटिव है वो बाहर रखा हुआ है ना, इसलिए मैंने अंदर वाले की बात की, वो तो बाहर सरफेस पे रखा हुआ है। ओके। तो ये भी अगर करता तो नियर, नहीं इसको ये तो बाहर रखा हुआ है, इसको कंसीडर मत करना। जो अंदर रखा हुआ है वो खींच सकता है, ये बाहर सरफेस पे रखा हुआ है, इसके इफेक्ट्स बाहर ही मिलेंगे। अंदर तो इसकी फील कैसी होती है, अभी हमको क्या बताया गया है, इसका कोई भी इफेक्ट अंदर कुछ नहीं होने वाला है होलो से स्पेस पे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है कंडक्टर के अंदर, 0। तो अगर कंडक्टर के अंदर फील्ड 0 है तो यहाँ पे कुछ भी पोलराइजेशन कुछ भी इसकी वजह से नहीं होने वाला है, बट ये तो खुद ही अंदर रखा हुआ है, तो ये वो इफेक्ट कर सकता है पोलराइजेशन वाला। क्लियर है? यस सर। अब फर्स्ट पार्ट में बोला है सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालो इनर सरफेस की। इनर सरफेस का रेडियस क्या दिया है क्वेश्चन में, R1, और उसके ऊपर चार्ज कितना आया है, -q। तो व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, σ1 -q डिवाइडेड बाय 4 पाई R1 स्क्वायर। ये आंसर आ गया। किसी को डाउट है इसमें? नहीं। सेकंड वाला पार्ट देखो। अब बाहर वाली सरफेस पे इंडक्शन की वजह से +q तो आया ही है, और कौन साथ में बैठा हुआ है, तो बाहर वाली सरफेस का बता सकते हो नेट चार्ज कितना होगा, दिस प्लस दिस, पॉजिटिव क्यू इंडक्शन की वजह से आया और ये वाला क्यू तो ऑलरेडी रखा हुआ है। सो अगर मुझे इस सरफेस की सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालनी होती σ2, तो नेट चार्ज कितना होता, q प्लस q, और उसका रेडियस 4 पाई R2 स्क्वायर। 4 पाई यस, 4 पाई R2 स्क्वायर। क्लियर है? ये तो बात हो गई सरफेस चार्ज डेंसिटी की। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट बोला है राइट द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट x ग्रेटर देन R2, मतलब शेल के अंदर होगा कि बाहर हो जाएगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस R2 था, मतलब बाहर वाली सरफेस का रेडियस R2 है, और आपको तो बोला है x डिस्टेंस R2 से भी बड़ा है, होगा, बाहर होगा। बाहर होगा, मतलब यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कहा है। अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो इसका डिस्टेंस तो आपको क्वेश्चन में दे दिया x, चार्ज क्या लोगे, यहाँ पे मैंने एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस लेट से बना, इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, q प्लस q। यस सर। क्लियर है क्या? Yes. अगर मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला होता है kc/r²। अब अगर मैं अज्यूम कर लूं कि सब कुछ चार्ज इसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है, तो टोटल चार्ज है कितना, q
प्लस कैपिटल क्यू जो हमको इस इमेजिनरी सरफेस के अंदर दिख रहा है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर कितना है, किस डिस्टेंस पर निकालनी थी, एक्स। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया एक्स डिस्टेंस दूर। डाउट है किसी को तो पूछ सकता है। सर क्यू प्लस क्यू। और ये कौन बोल रहा है? तीर्थ। हाँ तीर्थ बोलो। क्यू प्लस क्यू क्यू, क्योंकि जब जिस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है, हमारी गॉस थ्योरम का रूल क्या है, गॉस ने क्या बोला था कि आपको जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, सबसे पहली चीज जो आपको करनी होती है वो क्या होता है, वहां पे एक क्लोज्ड गॉसियन सरफेस बनाओ। मैंने इस पॉइंट को कंसिडर करके एक क्लोज हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस बना दी। अब ये देखो कि साला इसके अंदर चार्ज है कितना, तो एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, एक चार्ज कैपिटल क्यू। ये तो इसके इंडक्शन की वजह से आए थे, उसको हटा दो। मेन चार्ज क्यू था और ये क्या था, कैपिटल क्यू। तो टोटल चार्ज हो गया क्यू प्लस क्यू और केसी डिवाइडेड बाय जिस डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आप ये अज्यूम करते हो कि ये पूरा का पूरा चार्ज कहां पर कॉन्सेंट्रेटेड है, सेंटर पे। तो सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो कैसे निकालते, केसी क्यू बाय एक्स स्क्वायर। अब क्यू क्योंकि क्यू प्लस कैपिटल क्यू था तो वो लिख दिया मैंने। आ गया सर। ऑलराइट गुड। एनीवन? चले आगे। क्वेश्चन नंबर 7। अभी 7 पॉइंट मैंने वीडियो में तो डिस्कस किया था, और कर सकते हैं आपके साथ। यहाँ पे कोई और जवाब देना चाहे तो वो भी दे सकता है। वैश्वी, रीड क्वेश्चन नंबर 7। Gaussian surface cannot pass through discrete charge but can pass through continuous charge distribution. Explain. इसका पहली बात मैं आंसर का आपको एड्रेस भेज देता हूं कि इसका आंसर आपको कहां मिलने वाला है। आपको इस सेशन का जो फर्स्ट पॉइंट है सिग्निफिकेंस, उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट करके बीच में लिखा हुआ है। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ही आपका आंसर है, मतलब लिखना तो आपको वैसे है। सर रिपीट करो एक बार, सॉरी। पॉइंट नंबर 1.6 का पेज नंबर 43, कुछ आपको पॉइंट्स ऊपर दिए सिग्निफिकेंस ऑफ गॉसेस थ्योरम में, उसका एक बीच में बोल्ड लेटर में इंपॉर्टेंट करके लिखा होगा। हाँ मिल गया सर। वो इसका आंसर है। बट अब मुझे कोई समझाएगा जिसने वीडियो देखा है कि क्यों एक डिस्क्रीट चार्ज से हमारी गॉसियन सरफेस पास नहीं हो सकती। डिस्क्रीट मतलब एक पॉइंट चार्ज, एक सिंगल चार्ज। मैंने कुछ रूल्स बताए थे, मैंने नहीं बताए थे, गॉस ने बताए थे, मैंने आपको बता दिया उसने जैसे बताया कि गॉस के अकॉर्डिंगली अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इजी वे में निकालनी हो तो किन किन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी लास्ट टॉपिक में ही मैंने एक चीज बताई कि जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है, सबसे पहले गॉसियन सरफेस कहां बनाई जाती है, उस पॉइंट से गुजरती हुई। ये याद है पॉइंट सबको कि गॉसियन सरफेस हमेशा जिस भी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट से पास होनी जरूरी है। अब अगर मैं मेरी गॉसियन सरफेस को चार्ज, ये डिस्क्रीट चार्ज से पास करवा रहा हूं, दैट मींस इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इसी पॉइंट पे ढूंढना चाहता हूं, क्योंकि ये वो पॉइंट है जहां से अगर गॉस के अकॉर्डिंगली जाता तो ये वो पॉइंट है जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मतलब मेरी गॉसियन सरफेस उससे पास हो रही है, बट साला चार्ज भी उसी के ऊपर रखा हुआ है। मतलब जिस पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं उसका डिस्टेंस चार्ज से कितना है, 0. अब आपको पता है कि सर केसी नॉट डिफाइंड हो जाएगा। यस, केसी क्यू बाय आर स्क्वायर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला। अगर इस पॉइंट पे मैं इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता तो साला आर 0 है, और इस टाइप का मैथ्स हमको आता नहीं जिसमें नीचे 0 हो जाए तो हम बोलते हैं ये तो नॉट डिफाइन हो गया। समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। तो कभी भी एक पॉइंट चार्ज हो या डिस्क्रीट चार्ज हो, उससे आपकी गॉसियन सरफेस पास नहीं होनी चाहिए, ये याद रखना। तो आपको आंसर वहां पे मैंने पता बता दिया है कहां से लिखना है, वो आप पढ़ोगे लिखोगे तो आपको पता लग जाएगा। इसमें डाउट हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो हम चलते आगे।
अच्छा एक और चीज कि अब चैप्टर ऑलमोस्ट ये 1.6 के आज हमारे जितने क्वेश्चन कवर हो रहे वो और अगली क्लास में हम कंप्लीट कर देंगे, तो चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो जाता है। आपको ध्यान रखना है कि अब आपका भी ये चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। हम बाय द एंड ऑफ टुमारो चैप्टर 2 के 2.1 के एटलीस्ट वीडियो अपलोड कर देंगे। अब अगर हम जिस वक्त 2.1 का ये सेशन ले रहे होंगे ऑनलाइन, अगर आपने वो भी नहीं देखे होंगे तो आप सभी ये रिलेट तो कर पा रहे होंगे कि जो बिना वीडियो के सेशन में आता है ऑनलाइन उसको आधी से ज्यादा चीजें समझ नहीं आएगी। तो प्लीज मोस्टली आज और अगली क्लास में ये खत्म हो जाएगा आपका। तो आज है मंडे, वेनेसडे को चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो जाता है, मतलब फ्राइडे को 2.1 आने वाला है। अब अगर हम कल अपलोड कर दे तो प्लीज बिफोर फ्राइडे देख के रखना और अपने डाउट्स भी निकाल के रखना, तो आपको मजा आएगा चैप्टर 2 में। थोड़ा 11th का याद दिलाएगा आपको चैप्टर 2, कुछ चीज 11th का चैप्टर 6 एंड 11, सॉरी 6 एंड 8, ग्रेविटेशन एंड वर्क एनर्जी पावर। चलो तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कहा है टू पैरेलल यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेट शीट 1 and 2। सो ये मेरी शीट नंबर 1, ये मेरी शीट नंबर 2। have charge densities plus sigma and minus 2 sigma। मतलब इसकी जो चार्ज डेंसिटी वो आपको बोला है प्लस सिग्मा और इसकी बोल रही है माइनस का 2 सिग्मा रिस्पेक्टिवली। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट अ पॉइंट। अब 2 पॉइंट की बात की है, इन बिटवीन दी शीट, मतलब एक पॉइंट ये होने वाला है, इसको मैं पॉइंट नंबर ओ नाम दे रहा हूं, और आउटसाइड दी शीट बट नियरर टू शीट 1। तो आउटसाइड हो गया और शीट 1 के नियर, मतलब ये वाला पॉइंट, इसको मैंने ए नाम दे दिया। इन 2 पॉइंट्स पर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्वेश्चन में डाउट है किसी को? क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछ सकता है, अदरवाइज मैं सॉल्व करना स्टार्ट कर देता हूं। अगर मैं इसको भूल जाता कि यहां पर ऐसा कुछ है, तो यहां पे एक ही शीट होती। एक शीट की चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा हो तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस पे क्या आती है? डेरिवेशन जिसने वीडियो देख रखे हैं, पॉइंट नंबर 3, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, क्या फॉर्मूला होता है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं कि एक शीट होती, उससे आर डिस्टेंस पर हमें उसकी फील्ड निकालना हो, ये फॉर्मूला होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे ऐसी 2 शीट दी है, तो उसी में पॉइंट नंबर 4 उसका एप्लीकेशन का नीचे एक वैसा सही एक क्वेश्चन ये बना के दिया है आपको। अब ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, अगर इस पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड ओ पॉइंट पे मुझे डायरेक्शन वाइज रिप्रेजेंट करना है, तो राइट साइड एरो जाएगा कि लेफ्ट साइड? राइट साइड। राइट साइड। ये तो सबको क्लियर हो चुका है अब कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी शीट 1 की, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव प्लेट की रेडियली आउटवर्ड जाती है, तो मैंने बाहर जाता हुआ दिखा दिया। अच्छा, इसी पॉइंट पर अगर मुझे यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करना है, तो शीट 2 के लिए एरो राइट और लेफ्ट? राइट साइड। राइट साइड। या वो नेगेटिव है तो उसके लिए तो टूवर्ड्स जाना चाहिए, तो ये हो गया E2। तो अगर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो एट पॉइंट O, तो वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट 1 की, उसका वेक्टर एडिशन इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट 2 के साथ। अब एक प्लेट होती तो उसकी और उसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा होती, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी फील्ड यहाँ पे क्या होगी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये तो मैग्नीट्यूड आया, और डायरेक्शन वाइज मैं इसको आई कैप लिख सकता हूं। किसी को डाउट है इसमें? नो। अब E2
अब देख सकते हो चार्ज डेंसिटी चेंज हो गई है, अब प्लस सिग्मा नहीं है, अब माइनस का 2 सिग्मा है। अब आपने जब इलेक्ट्रिक फील्ड वाले न्यूमेरिकल किए थे तो ये सीख लिया था कि कभी भी मैग्नीट्यूड लिखते वक्त ये साइन हम फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में कंसीडर नहीं करते, हम डायरेक्शंस दे देते उसे। तो यहाँ पर E2 का मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है, 2 सिग्मा चार्ज डेंसिटी, अब सिग्मा नहीं 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब जहां सिग्मा होता था अब हो जाएगा 2 सिग्मा, और उसका भी डायरेक्शन क्या आई कैप। किसी को डाउट है इसमें? 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहां पर कॉमन क्या क्या आ सकता था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल लिया, उस तरफ आई कैप ले गया, यहां पे क्या बचा 1/2 + 1, क्या आंसर आया फाइनल 3/2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आई कैप, दैट इज योर फाइनल आंसर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड O पॉइंट पर चेक कर सकते हो वहां पे। अब देखो उन्होंने डायरेक्शन क्या लिख के दिया है, इन डायरेक्शन फ्रॉम शीट 1 to 2, इतना लिखना पड़ा। हमने क्या किया, क्या किया हमने, आई कैप। आई कैप, मतलब ये हम तब से जितने भी न्यूमेरिकल है उसको इसी नोटेशन में करते आ रहे हैं, तो ये बेस्ट तरीका होता है, इसके नंबर कभी नहीं घटेंगे आपके, तो आपको इसी तरीके से करना है, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं इन डायरेक्शन फ्रॉम शीट 1 to 2, रॉन्ग नहीं है, बट अगर फिजिक्स कर रहे हो तो इस तरीके से यूनिट वेक्टर्स का यूज करके करोगे अच्छा रहेगा। अब करते हैं सेकंड वाले की बात, इस पॉइंट पे निकालनी है, तो सबसे पहले तो डायरेक्शन बता दो, पॉजिटिव प्लेट हो तो इस तरफ और नेगेटिव प्लेट उसकी तरफ, तो ये हो गया E1 और E2। ये एरो लगाना मत भूल जाना, ऊपर वेक्टर है। मेरे डायरेक्शन में डाउट है किसी को? ऑलराइट, सो अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A निकालना है तो वेक्टर एडिशन कर दिया जाए E1 + E2। अब मुझे कोई हेल्प करवाएगा यहां से, मैं नहीं करने वाला हूं ये। अगर आपको पहला वाला समझ आया है तो ये भी समझ आना ही चाहिए। अक्षी हेल्प करवाएगी इसमें कि E1 वेक्टर का वैल्यू क्या होगा? यस सर, सिग्मा, यस, हाँ, उसकी चार्ज 2, डेंसिटी सिग्मा है। हाँ एक मिनट, E1, हाँ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और माइनस आई कैप। परफेक्ट, माइनस आई कैप, क्योंकि इसका डायरेक्शन इस तरफ है। और Yes. E2 के लिए 2 सिग्मा माइनस लिखना चाहिए, नहीं, डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप। आई कैप, 2 से 2 कैंसिल, क्या कॉमन आ सकता है वापस से, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कॉमन, इसका माइनस इधर रह गया है तो -½ + 1 आई कैप। क्या आंसर बचना चाहिए? -½ + 1, हाफ हो जाएगा, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आपका आंसर आया। और आई कैप नोट्स में आई थिंक ये आंसर रॉन्ग दिया है, तो सही कर लेना, वो माइनस साइन वहां पे नहीं आएगा जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने आपके सामने किया। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। क्लियर है कैसे करते हैं इसे? अब आपको चार्ज डेंसिटी कुछ भी दे सकते हैं, आपको यहाँ पे 3 सिग्मा दे देते, 5 सिग्मा दे देते, आपको मेथड सेम ही रखनी है हर बार, तो रट्टा नहीं मारना है इस चीज को, कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ये पॉइंट नंबर 4 जो है आपका 1.6 का, उसको रट्टा मार लेते हैं कि सर इधर इतना होगा, इधर इतना होगा, इधर इतना होगा। याद रखना वो एक एप्लीकेशन है, वो चेंज हो सकता है और वो चैप्टर 2 में वापस काम आने वाला है। तो इस पूरे पार्ट को अगर आप समझ गए हो तो हर बार यही करना है आपको, और कुछ भी नहीं करना है। अगर यहाँ पे 5 सिग्मा दिया होता तो फिर मैं यहाँ पे 5 सिग्मा रख देता और यहाँ पर भी 5 सिग्मा रख देता। यहाँ पे 3 सिग्मा दिया होता तो फिर यहाँ पे मैं 3 सिग्मा कर देता, यहाँ पर भी 3 सिग्मा कर देता। समझ में आ रहा है ना क्या चेंजेस कहाँ पे करने हैं?
साइन कंसिडर नहीं करना है। जब हम मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो हम साइन कभी कंसिडर नहीं करते, उसका डायरेक्शन मैंने पीछे दे दिया आई क्या। सो ये आपका क्वेश्चन हो जाता है 8th कंप्लीट। 9th क्वेश्चन और कर लेते तो हमारे एप्लीकेशन बेस सब खत्म हो जाए, तो फिर अगली क्लास हम पूरी न्यूमेरिकल के लिए दे देंगे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसके न्यूमेरिकल अच्छे होते हैं। 9th क्वेश्चन दिख बड़ा रहा है, बड़ा छोटा, अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ज्ञान पूरा है तो। कौन रीड करके देगा मुझे? युवराज रीड करेगा? युवराज, आर यू देयर? ये तो लगता है वीडियो ऑफ करके जा चुका है, लगा। नो। मिस्टर रवि, ये अगली बार से निकाल देंगे, वीडियो ऑफ कर रखा है कोई, इसीलिए हम वीडियो ऑफ नहीं करवाते। जवाब भी नहीं दे रहे हो। साक्षी, त्रिवेदी। यस सर। साक्षी, आप क्वेश्चन 9 रीड कर सकते हो? है आपके पास हैंडी नोट्स? हाँ सर। तो मुझे 9th का ए पार्ट रीड करके बता दो। A point charge Q is at a सर distance. सर यस। 2 मिनट। अब युवराज तेरा टाइम गया, तो पहले चिल्ला रहा था तो भी सर ये मेरा, ये इधर मेरा लोचा है, इधर वाईफाई का लोचा है भाई, कोरोना है क्या लोचा है? वाईफाई का सर, मैं बहुत अभी ऐसा लोचा तो देख हो सकता है, मेरे साथ भी होता है। ठीक है चलेगा। अभी हाल साक्षी को क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, सेकंड पार्ट तू रीड करेगा। कोई बात नहीं। साक्षी स्टार्ट। Yes, sir. A point charge Q is at a distance d by 2 directly above the center of a square of side D, as shown in the figure 64. Use Gauss's law to obtain the expression for the electric flux through the square. All right. सबको क्वेश्चन समझ आया? क्या बोलना क्या चाह रहे हैं वो? यार जैसा बनाना चाहता था वैसा तो बना नहीं है, चलो बन गया जैसे सोच लेंगे। साक्षी कुछ पता लगा क्वेश्चन में? नहीं सर। तो एक बार और रीड कर लो, आएगा। कैसे नहीं आएगा? आएगा। इतना तो कुछ टफ पूछा ही नहीं जो ना है, तो एक बार और ट्राई कर। अब मैं रीड करता हूं पर समझाएगी तू। अ पॉइंट चार्ज Q is at a distance d by 2 directly above the center of square of side D. आपको मेरे डायग्राम में एक शेडेड पार्ट दिख रहा होगा, वो एक बेस है, एक क्यूब का बेस, जिससे एग्जैक्टली सेंटर से कितना ऊपर साक्षी? d by 2। d by 2 एक चार्ज रख दिया है Q। अब आपको बोला है यूजिंग गॉसेस लॉ फाइंड द एक्सप्रेशन या ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। मतलब इस चार्ज की वजह से इस स्क्वायर के पार्ट से कितना फ्लक्स लिंक हुआ होगा वो बताओ। अब पहली चीज गॉसेस ने हमको कहा है आप फ्लक्स तब निकाल सकते हो जब चार्जेस कहीं एनक्लोज्ड हो। जो डायग्राम नोट्स में आपको दिया है उसमें तो वो सरफेस एनक्लोज नहीं है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन के साथ आप डील करते हो तो आपकी पहली चीज क्या होगी? आप एक इमेजिनरी क्लोज्ड गॉसियन सरफेस वहां बनाओगे। तो मैंने देखो उस एक फेस को लेके पूरा का पूरा एक क्यूब बना दिया है, इमेजिनरी है नहीं, सिर्फ बना दिया है, बट आप देख सकते हो कि वो चार्ज उस क्यूब के अंदर है। अब वी नो दैट कि जो फ्लक्स होता है वो होता है Q enclosed by epsilon naught। तो अगर मैं आपसे पूछता कि इस पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स लिंक हुआ होगा वो बताओ, तो आंसर क्या था? सर इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है? ओनली Q। तो आंसर हो जाता फ्लक्स का Q by epsilon naught। सही बोला मैंने? इस पूरे क्यूब से जो फ्लक्स लिंक हुआ है, लेकिन एक ही फेस का पूछा है तो 1/6 बट आपको क्वेश्चन में
ये नहीं पूछा था कि इस क्यूब का फ्लक्स निकालो, आपको पूछा है कि इस शेडेड फेस से कितना फ्लक्स लिंक हुआ होगा। शेडेड फेस इस क्यूब का कितना हिस्सा रखता है? 1/6 पोर्शन। 6 फेसेस होते हैं क्यूब में, तो एक फेस कितना है? 1/6 पोर्शन रखता है। तो अगर मुझे सिर्फ इससे कितना फ्लक्स लिंक हुआ होगा वो निकालना होता, तो जो टोटल फ्लक्स क्यूब का होता उसको क्या कर देता? 1/6। तो इसका आंसर जो आपका फर्स्ट पार्ट है वो हो जाएगा Q/6 एप्सिलॉन नॉट। बोर्ड में आया हुआ इतना इजी क्वेश्चन है। किसी को डाउट है इसमें? क्यों मैंने बाय 6 किया? पहली स्टेप, अगर ऐसा कोई भी डायग्राम दिया हो तो आपको अपनी गॉसियन सरफेस को क्लोज करना जरूरी होता है। जैसे सपोज करो ये हेमिस्फेरिकल बॉल दिया होता और आपको यहां पर एक चार्ज क्यू रख दिया होता, बताओ फ्लक्स कितना लिंक हुआ होगा? तो उस केस में आपको एक इमेजिनरी सरफेस बनानी पड़ती जो इसको क्या बना देती? स्फीयर। अब अगर पूरे स्फीयर का पूछा होता तो फ्लक्स आता Q/एप्सिलॉन नॉट, पर ये जो पार्ट का उन्होंने बोला है वो स्फीयर का कितना पार्ट है? हाफ। तो उससे कितना फ्लक्स लिंक होता? Q/2 एप्सिलॉन नॉट। समझ आया? किसी को डाउट है तो पूछ सकता है इसमें जो मैंने कहा, और अगर आ गया है तो थम्स अप दे सकते हो। मिक्स्ड सिग्नल्स ना होए। ऑलराइट, बहुत सारे थम्स अप आए हैं। मिस्टर युवराज को पता लगा क्या? क्वेश्चन की रीड करने में वो रह गया कि सर मुझे रीड करना है। समझा क्या फर्स्ट पार्ट? हाँ सर। तो तूने थम्स अप तो दिया नहीं, मैं भूल गया। हाँ अबे 2 सेकंड पहले थम्स अप देने को बोला है, लेने थोड़ी ना भेजा था कि थम्स अप लेके आ। दे दिया। थम्स अप देना भूल गया। ठीक है चल। ऑलराइट, सो ये वाला पार्ट तो आपको हो गया Q/6 एप्सिलॉन नॉट। अब सेकंड पार्ट रीड कर दे फटाफट, में ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बाकी गालियां दे रहे होंगे सर 8 बज गए हैं। सो सेकंड पार्ट जल्दी से रीड कर दे, फिर हम एंड करते हैं डिस्कशन हमारा आज का। If the point charge is now moved to distance d from the center of the square and the side of the square is doubled, explain how the electric flux will be affected. क्वेश्चन बड़ा इजी नो है। इफेक्ट। यस, अगर इस डिस्टेंस से कुछ नहीं होता। d/2 की जगह अभी वाला आपका जो ये क्यूब था उसकी साइड कितनी थी? d। अब बोला इसको 2d कर दिया है, और जो चार्ज d/2 के डिस्टेंस पे रखा था वो अब d के डिस्टेंस पे चला गया है। मतलब ये क्यूब बड़ा हो चुका है, पर अभी भी अंदर कितना चार्ज है उस क्यूब के? Q। तो नो चेंज, अभी भी उस फेस से कितना फ्लक्स लिंक होगा? Q/6 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स शेप, साइज, रेडियस इन पे डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ डिपेंड किस पे करता है? चार्ज इनक्लोज्ड पर, कि आपकी सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है। जब तक चार्ज Q रहेगा, भले ही आप इस क्यूब को दुगना बड़ा बना दो, 3 टाइम्स बड़ा बना दो, अगर चार्ज Q है तो हर बार क्यूब से फ्लक्स कितना लिंक होगा? Q/एप्सिलॉन नॉट, और उसकी एक फेस से कितना लिंक होगा? Q/6 एप्सिलॉन नॉट। तो सेकंड का आंसर है नो चेंज। सो यहां पे मैं क्वेश्चन 9 एंड करता हूं। किसी को अभी तक किए हुए में कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, और अगर हो गया है तो वो जा सकता है। सर यस सर, ये बोर्ड 2018 लिखा है पर गुजरात बोर्ड के CBSE। नहीं, CBSE का है, बट अब तुम्हारा तो पूरा पार्ट चेंज हो गया। अब तुम्हारा